आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर चालू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें डिस्कस करनी है आज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डिस्कशन करें इसके पहले हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे जिंक सल्फेट एक हाफ सेल होता है, कॉपर सल्फेट दूसरा हाफ सेल होता है, H2 H प्लस Pt, तो ऐसे बहुत सारे हाफ सेल होते हैं और सभी के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होती है। एक जैसी एक ही वैल्यू नहीं आती, सभी में अलग अलग वैल्यू आती है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड है और डिफरेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अलग अलग इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। ये हमने ढूंढ लिया, कैसे ढूंढना है वो हम जानते। अब हमें करना क्या है, तो ये वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो हम सिलेक्टेड, जो हम वैल्यू जानते हैं, तो जिसकी हमने वैल्यू ढूंढी है उसका रिडक्शन रिएक्शन का एक ऑर्डर भी हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। और वही जो सीरीज बन रहे उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। वही सीरीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमने पहले लिया क्या, वैल्यू ली। किसकी वैल्यू ली, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो ऐसे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसकी वैल्यू ली, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सम selected हाफ सेल। किसके लिए ली, रिडक्शन रिएक्शन, हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन के लिए ली। और ये लेके क्या किया, रिडक्शन रिएक्शन के लिए ली और अरेंज क्या, इज अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, is in the decreasing ऑर्डर में अरेंज करने की वजह से हमें क्या मिला, एक सीरीज। देन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज फॉर्म, देन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड is formed। और इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये रहा है कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोड होते और इसके वैल्यूज अलग अलग है, तो सीरीज हमें याद रखनी होती है। और सबकी नहीं, जो इंपॉर्टेंट जो जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए, एमसीक्यू के लिए, जेईई नीट या तो स्टेट बोर्ड एग्जाम, इसमें इसके रिलेटेड एमसीक्यू होते, छोटे छोटे क्वेश्चन होते। जेईई और नीट में तो कोई ना कोई क्वेश्चन है ईएमएफ सीरीज से मिलेगा। इसको ईएमएफ सीरीज भी बोलते, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज, ईएमएफ सीरीज भी बोलते। तो यहां पे जो हमें याद रखना है वो एक सीक्वेंस में आपको दे रहा हूं, तो ये आपको लर्न भी करना है, याद भी रखना है। और जनरल क्वेश्चन में इसके जो क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, पर जो जरूरी है वो सीक्वेंस आपको आनी भी चाहिए। तो यहां पे लाइन ऐसी है, लिपो न्यूमेरिक वही लिख देते, लिपो में ल जी आ को नी ले ह को सी ब्रो
क्लो, फ्लो। तो ऐसे आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगी। यहाँ पे लिथियम, फिर से लिख रहा हूं, लिपो, पहले पहले लिपो मेलो, जी आ को, नी ले ह, कुसी, ब्रो, क्लो, फ्लो। तो ये लिथियम बता रहा है, पोटेशियम बता रहा है, मैग्नीशियम बता रहा है, ऑल एल्यूमिनियम बता रहा है, जी जिंक बता रहा है, आयरन बता रहा है, कोबाल्ट बता रहा है, नी निकल बता रहा है, लिथियम लेड बता रहा है, लेड बता रहा है, एच हाइड्रोजन बता रहा है, कॉपर बता रहा है, सिल्वर एजी बता रहा है, ब्रोमीन Br2, क्लोरीन Cl2 और F2। तो ये आपको एक सीरीज मिल जाएगी। यहां पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, लोएस्ट वैल्यू है। जो बुक में भी सीरीज दी हुई है उसमें काफी सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, पर इसमें भी लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है बहुत कम है। और फ्लोरीन, इस सीरीज में फ्लोरीन की हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू। तो हमें जब सीरीज लिखनी है तो हम हाईएस्ट टू लोएस्ट लिखेंगे। तो यहां पे फ्लोरीन रिडक्शन रिएक्शन लिखना है, तो फ्लोरीन में क्या होता है, F2। फ्लोरीन में F2 का रिडक्शन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन F2 गेन करता है। F2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब जाके 2F माइनस मिलेगा आपको। फिर आएगा Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2Cl माइनस, ऐसे लिख रहा हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन Br2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2Br माइनस। फिर सिल्वर, सिल्वर में रिडक्शन किसका होता है, आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है AgNO3 Ag प्लस। तो रिडक्शन देखना है इसमें दोनों में से, तो रिडक्शन Ag प्लस का होता है, तो Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन Ag मिलेगा। सेम वे Cu, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन का रिडक्शन होगा, तो ये Cu, H प्लस 2, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन H2, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb, फिर Ni आएगा, तो Ni का लिखना है आपको, Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Ni सॉलिड बनेगा, कोबाल्ट, CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन CO सॉलिड, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe प्लस 3 भी हो सकता है, पर इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू अलग है। ये सीरीज में नहीं आ रही, तो इसको अभी हम नहीं ले रहे, बुक में दिया हुआ है इसको भी। अब Fe के बाद जिंक, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Al, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mg, K प्लस 1 इलेक्ट्रॉन K, और लिथियम Li प्लस इलेक्ट्रॉन Li। तो ये मिल जाती है वैल्यू। वे जो लिथियम है उसकी वैल्यू सबसे कम है, और ये वैल्यू आपको मिलेगी लिथियम की 3.05 माइनस 3.05 वोल्ट, हाइड्रोजन की 0.0 वोल्ट, और फ्लोरीन आयन जो है प्लस 2.87, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस 2.87 वोल्ट। तो ऐसे हमें फिर सबकी वैल्यू लिख के सीक्वेंस बनानी है। चलो, अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको EMF सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो फ्लोरीन, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी हुई F2, तो इसका वोल्टेज 2.87 प्लस वोल्टेज है, और ऐसे ही हम नीचे जा रहे हैं तो ये लिथियम लिखा हुआ है, तो लिथियम का वोल्टेज है माइनस 3.05 वोल्ट, मतलब इसकी वैल्यू लोएस्ट है।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी वैल्यू हाईएस्ट है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इससे हमें मालूम क्या पड़ रहा है, तो पहले तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अथवा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले ही हमें इससे कैलकुलेशन कर पाते, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां सेल का मतलब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो हाफ सेल को हम अटैच करें तो कंप्लीट सेल बनता है। तो इसमें से मैं कोई भी दो सेल ले लूं तो इससे बनने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट कर सकता हूं। जैसे मैं अभी यहां पे ले रहा हूं मैग्नीशियम Mg2 प्लस Mg, तो इसका E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mg का है माइनस 2.36 वोल्ट, और दूसरा ले रहा हूं E नॉट Ag प्लस Ag, तो इसका है प्लस 0.80 वोल्ट। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है तो दो इलेक्ट्रोड में एक एनोड होने वाला है और दूसरा कैथोड होगा। एनोड और कैथोड दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा वो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। तो हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्ट एज अ कैथोड। हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिसके भी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। लोएस्ट तो लोअर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दोनों में से जिसका है वो क्या मिलेगा, आपको एनोड मिलेगा। तो एक मगज में क्लियर रखना है, जब आपको ये ईएमएफ सीरीज में अगर ये सीक्वेंस आपको याद है, ये सीरीज आपको याद है, तो आपको जिसकी वैल्यू हायर है, जिसकी वैल्यू हाई है वो क्या होगा, आपका कैथोड होगा, जिसकी वैल्यू लो है वो आपका एनोड होगा। इस सीरीज से एक तो दूसरा भी यूज होगा, इसके बाद डिस्कशन करेंगे भी। अगर उसके बाद की बात है तो यहां पे मुझे ये दोनों को मिला के एनोड और कैथोड मिल गए, तो ई नॉट सेल दोनों को मिला दूं तो जो सेल बनने वाला है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इसका ईएमएफ पता था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा। हम लिखते थे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अब कैथोड कौन है एनोड कौन है हम जानते हैं, इसकी वैल्यू कौन सी है, हाई है, तो ये क्या हो जाएगा कैथोड, ये क्या हो जाएगा एनोड। तो हमें कैथोड पहले लिखना है, तो प्लस 0.80 वोल्ट माइनस 2.36 वोल्ट। तो ये दोनों का सिंप्लीफाई करो तो आंसर 3.16 वोल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी ये सीरीज में से कोई भी दो इलेक्ट्रोड लेते तो ये इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बनता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर से सेल पोटेंशियल हमें मिलेगा। यह है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, सेल पोटेंशियल, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो हम ढूंढ पाएंगे। दूसरी बात, ये दोनों को मिला के जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलेगा उसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं।
हम जानते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में पहले तो दो वर्टिकल लाइन लिख लेते, वो सॉल्ट ब्रिज है। उसके लेफ्ट हैंड साइड एनोड है, राइट हैंड साइड कैथोड है, और दोनों सॉल्ट ब्रिज है, उसके नजदीक आयन होने चाहिए। तो पहले एनोड लिखना है, तो एनोड में क्या आएगा, Mg सॉलिड, Mg2 प्लस, एक्वियस कंसंट्रेशन हम जानते तो लिखते, यहां पे नहीं जानते तो C1 लिख देते। सेम है यहां पे Ag प्लस, एक्वियस कंसंट्रेशन उसका C2 लिख देते और Ag सॉलिड। तो ऐसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। और इसके ऊपर से एनोड और कैथोड का रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, और कैथोड और एनोड के रिएक्शन पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो भी काउंट कर सकते हैं। चलो एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखते हैं इसका ही। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो पहले कैथोड, कैथोड पे किसका रिएक्शन होगा, यहां ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है तो रिडक्शन होता है तो Ag प्लस का होता है, तो हमें Ag प्लस लिखना है, इलेक्ट्रॉन लिखना है और Ag सॉलिड। एनोड, एक और चीज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे कभी नेगेटिव लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनोड नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल है। क्यों है इसका हमने डिस्कशन कर लिया है। अब कैथोड पे हमारे पास क्या है, Mg+2 और Mg। एक और चीज आपको अभी भी याद रखनी है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है हाफ सेल का, वो एनोड है। और एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल होनी चाहिए, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। मतलब ए सीरीज जो है उसमें ए साइड वाले जो भी पार्ट है इसका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। ए सीरीज, ए साइड का मतलब ए सीरीज में लेफ्ट हैंड साइड जो भी स्पीसीज है उसका रिडक्शन करना है आपको। ये पूरी सीरीज, उसमें दो पार्ट होते हैं, एरो से राइट हैंड साइड। अगर एनोड इसमें से भी हो सकता है कोई भी, तो ए साइड वाले का ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने Mg+2 है तो रिडक्शन करना है तो Mg+2 लिखना है, ऑक्सीडेशन करना है तो Mg लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Mg। अब क्वेश्चन ये आएगा कि Mg की वैलेंसी अथवा तो सेल दो इलेक्ट्रॉन वो गेन या तो लूज कर सकता है। Mg+2 हो तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, Mg हो तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है Mg के पास। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। रेडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, जितना इलेक्ट्रॉन Mg लूज करता है उतना इलेक्ट्रॉन सिल्वर को गेन करने पड़ते हैं। तो हम यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 कट हो जाएंगे। एरो के ए साइड वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, Ag+ हो जानते हो आप, Mg एरो के ए साइड पे प्रोडक्ट आएगी और ए साइड पे रिएक्टेंट आएगी। तो ऐसे हमारा रिएक्शन होगा। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन वो भी लिखना होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 लूज करता है, तो n = 2, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है पूरी प्रोसेस में, ये हम लिख सकते हैं। तो ऐसे किसी भी 2 इलेक्ट्रोड को इसमें से मैं उठा लूं और इसका कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओ, तो कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, इसके बाद फिर से चलो कौन एनोड बनेगा, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा, और लोअर सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला हाफ सेल एनोड बनेगा। और इससे हम इसके ऊपर से सेल पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना, इसका सेल पोटेंशियल काउंट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और इसी से एनोड कैथोड हम जानते हैं, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, जो एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेते, रिएक्शन पूछेंगे, इससे उलट पुलट कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। और ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कौन एनोड है कौन कैथोड है, इसके हिसाब से हम केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। फिर से वही बात बोल रहा हूं कि ए साइड वाला जो भी स्पीसीज है, राइट हैंड साइड वाला, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ए साइड वाली स्पीसीज है उसका रिडक्शन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे Mg ले लिया है और सिल्वर ले लिया, तो साथ में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर कोई मतलब कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे
मैग्नीशियम सल्फेट को सिल्वर के कंटेनर में डाल दूं तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ये केस में क्या दिखना है, मैग्नीशियम सल्फेट तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका तो ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वो एनोड की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको चाहिए मैग्नीशियम आयन नहीं चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं चाहिए। तो ये आपको मैग्नीशियम नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम आयन दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। दूसरे तरीके से देखो तो आपका कंटेनर सिल्वर का है, तो सिल्वर मेटल आपको दे दी हुई है, सिल्वर आयन नहीं दिया हुआ है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, और ज्यादा है तो एज अ कैथोड बिहेव करेगा। कैथोड बिहेव करेगा तो होना क्या चाहिए, Ag+ होना चाहिए, पर आपको सिल्वर का कंटेनर दिया हुआ है, तो सिल्वर कंटेनर आपके पास सही नहीं, आयन है, तो ये ऑक्सीडेशन करने के लिए Ag+ अवेलेबल नहीं है। तो आप मैग्नीशियम सल्फेट को सिल्वर के कंटेनर में रखो तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, मतलब सिल्वर का जो कंटेनर है वो सेफ रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, सिल्वर डिक्रीज नहीं होगा उसका वेट। तो ऐसे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा उसकी बात आएगी, डिटेल में फिर से भी डिस्कशन कर लेंगे। अब इसके बाद आप एक और क्वेश्चन इसमें से दे रहा हूं, खुद लिख सकते हो। जिंक और कॉपर E0 Zn2 + Zn, उसका है सेल पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, और E0 Cu2 + Cu, इसका है सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू +0.34 वोल्ट। तो ये दोनों को मिला के बनता है गैल्वेनिक सेल, जो आप जानते हो। तो इसमें एनोड कौन सा रहेगा, कैथोड कौन सा रहेगा, तो जिसका सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या होगा, कैथोड। इतना याद रख लेना, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो क्या होगा, एनोड। अब क्वेश्चन है, राइट डाउन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रोड। ये 2 इलेक्ट्रोड को मैं मिला दूं और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है उसका आपको क्या करना है, उसका आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो पहले एनोड आएगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे Zn सॉलिड, वर्टिकल लाइन Zn2+, इसमें से आयन जो बनेगा होगा सॉल्यूशन में तो एक्वियस, और कंसंट्रेशन जानता हूं तो लिखना है, नहीं तो CO। अब सॉल्ट ब्रिज के लिए 2 वर्टिकल लाइन, अब इसमें क्या हो जाएगा, आयन पहले लिखना है Cu2+, एक्वियस कंसंट्रेशन C2, वर्टिकल लाइन और C सॉलिड। अब मुझे काउंट करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब जो मैंने 2 इलेक्ट्रोड को मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है, इसका सेल पोटेंशियल अब मैं सिंबल में लिखूं तो पहले कैथोड आएगा तो Cu2+ Cu माइनस E0 Zn2+ Zn। चलो इसकी वैल्यू Cu की कितनी है, 0.34 माइनस 0.76, तो आंसर आएगा आपका 1.10 वोल्ट। तो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल गया। रिएक्शन कैथोड का लिखना है। अब रिएक्शन, चलो कैथोड में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है उसमें आयन होने चाहिए। तो हमने यहां तो लिए हुए Cu+2 और Cu दोनों है हमारे पास, तो Cu+2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा, Cu+2 रिड्यूस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। कैथोड फिर से वही चीज, अरे एनोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो एनोड है, और एनोड जो लिया है उसमें मेटल होनी ही चाहिए, मेटल हो तो ही रिएक्शन होगा। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही है क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड जिंक को जिंक सल्फेट में डुबा दिया है। तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, मेरे पास रिएक्शन आ जाएगा Zn सॉलिड + Cu2+, फिर से वही बात, एरो वाले इस साइड पे, अपोजिट साइड वाले सामने, जो सामने वो प्रोडक्ट है। ऐसे हमें कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मिल जाएगा, और N नंबर ऑफ चेंज इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 2 मिल जाएगी।
तो ऐसे आप किसी भी दो को मिला के कर सकते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लो और लेड ले लो, ये दोनों को मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओ। कौन एनोड है कौन कैथोड है डिसाइड कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आता है वो एनोड है क्योंकि उसकी वैल्यूज कम है, जो ऊपर आता है वो कैथोड है। तो ऐसे एक बात हो गई। अब क्वेश्चन सेकंड एप्लीकेशन है कंपेयरिंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो हमें बहुत सारे या तो इसमें से कुछ सब्सटेंस दे दिए हो तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर की हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब कौन ज्यादा ऑक्सीडेशन कर सकता है, कौन ज्यादा रिडक्शन कर सकता है। और एक हमें सीरीज भी ढूंढ सकते हैं इसमें से किसका रिडक्शन जल्दी होगा किसका जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जाए तो F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2F माइनस, ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका है प्लस 2.87 वोल्ट। तो ये फ्लोरीन है उसका सबसे ज्यादा है। फिर H2 प्लस नहीं 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 इसका 0.0 वोल्ट है, ये H2 की बात है। और लिथियम Li प्लस इलेक्ट्रॉन Li और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट। तो इसका सबसे कम है। तो इस सीरीज ऐसे ऊपर से नीचे भी जा रही है, ऐसे आप ऐसे भी जा रहे हो। जैसे भी आपको ये वैल्यू ना हो तो आप इसके हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हो जो आपको याद है। अब रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ये हाईएस्ट है, इसका क्या है हाईएस्ट है, और इसका क्या है लोएस्ट है। रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। सिंपल, ये सीरीज में इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट है तो इसकी रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो हमारे पास ये सीरीज है F2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि दूसरे का ऑक्सीडेशन जल्दी करेगा। क्योंकि किसी के पास से F2 है, मैंने आपको F2 दे दिया तो तुरंत ही किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेके F-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इसका खुद का जल्दी क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन F2 का होगा, रिडक्शन F2 का होगा। तो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, हाई होगा। हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा किसका, F2 का। इसका मीनिंग आपको यह करना है कि जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इस साइड किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड स्पीसीज का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा रहेगा। हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो फिर इसका उल्टा आप सोच सकते हो कि भाई ये जो आपको दे दिया तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है। तो F-1 की इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ऐसे रिवर्स रिएक्शन इतना जल्दी होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करेगा नहीं। और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो दूसरे का इतना जल्दी रिडक्शन नहीं होगा। तो इसका रिड्यूसिंग पावर लो है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भाई रिड्यूसिंग पावर लो है, लो रिड्यूसिंग पावर। और सेम इसके ऑपोजिट हम जाते हैं, लोएस्ट टेंडेंसी है, लो टेंडेंसी है किसकी, पहले तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, लो रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसकी लेस टेंडेंसी,
टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे Li है, कौन सा लेना है ये मुझे, Li प्लस, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो Li प्लस इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा नहीं, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर लो होगा, लो ऑक्सीडाइजिंग। आयन का ऑक्सीडाइजिंग पावर लो होगा, पर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। रिडक्शन पोटेंशियल लो होने का मीनिंग ये है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी किसी को दे देगा, गेन नहीं करेगा तो क्या करेगा, लेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरों का क्या करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो दूसरों का रिडक्शन करेगा, तो रिड्यूसिंग पावर है ये, रिड्यूसिंग पावर, हाई रिड्यूसिंग पावर। तो सिंपल ये हो गया कि रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर कम है, तो इनवर्सली रिलेशन नहीं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिड्यूसिंग पावर। रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर दोनों को इनवर्सली रिलेशन है, तो इसके हिसाब से आप कोई भी इलेक्ट्रोड दिया हो और आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जानते हो, तो आप उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर को कैलकुलेट कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूं, सॉरी आपको एक सीरीज दे रहा हूं या तो कुछ एलिमेंट्स दे रहा हूं, तो वो एलिमेंट्स के आपको रिड्यूसिंग पावर काउंट करने, निकल, सिल्वर, आयरन, जिंक एंड कॉपर, ये मेटल्स दे दिए मैंने, तो इसमें किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, किस मेटल का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा और किस मेटल का रिड्यूसिंग पावर कम होगा, हमें ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी आपको अच्छा लगे उसमें लिख सकते हैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबकी मुझे ध्यान में होनी चाहिए, या तो ये लाइन ध्यान में होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम जा रहे हैं, नहीं तो लाइन के हिसाब से जाएंगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका हाई है तो रिड्यूसिंग पावर कम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो है तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, सिंपल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई तो इसका रिड्यूसिंग पावर कितना होगा, कम होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो तो इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। अब Cu का क्या है, तो प्लस 0.34 वोल्ट, जिंक का है माइनस 0.76 वोल्ट, Fe माइनस 0.44 वोल्ट, सिल्वर प्लस 0.80 वोल्ट एंड Ni निकल माइनस 0.25 वोल्ट। अभी क्या बोला, रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर का इनवर्सली रिलेशन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिड्यूसिंग पावर कम है, इसका ज्यादा है तो Ag का रिड्यूसिंग पावर कम है, फिर कॉपर का रिड्यूसिंग पावर इससे कम है, फिर निकल, फिर Fe और Zn, तो ये हमें एक सीरीज मिल जाती। तो ऐसे हम रिड्यूसिंग पावर के एमसीक्यू काउंट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर के एमसीक्यू काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये भी बाद में देखेंगे। चलो अब क्वेश्चन है प्रिडिक्टिंग द फिसिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में कोई सॉल्ट ले लो, उसका सॉल्यूशन ले लो और उसमें कोई मेटल डाल दो, तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वो हमें डिसाइड करना है। कैसे मालूम पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से या तो इस सीरीज के हिसाब से हमें मालूम पड़ेगा। यहां पे क्वेश्चन है कि कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पोट, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, तो सिंपल, एक तो सॉल्यूशन है तो उसमें एक्टिव आयन ले लो Cu2+
और जो भी मेटल है वो भी ले लो, उसका सिंबल लिख दो। आपको ये याद रखना है कि भाई ये आयन है और ये मेटल है। फिर आगे जो मैंने पढ़ा है वही चीज का यूज करना है। आयन और मेटल तो समझ में आ गया। अब पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका लिख दो। अब मैं पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंबलाइज करूं तो Zn2 प्लस, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते तो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा -0.76 वोल्ट। ये आयन है पर इसको भी सिंबलाइज कर दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, तो Cu2 प्लस। ध्यान रखो आयन पहले लिखते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है और इसकी वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट। अब देखो कौन ज्यादा है, जो ज्यादा है वो क्या होगा, कैथोड। मतलब ज्यादा हो वो आयन होने चाहिए। आयन होगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। पर आपको आयन देंगे ही नहीं, ऐसा मैं कुछ दे दूं कि आपके पास आयन हो ही नहीं, तो यहाँ पे आपके पास CuSO4 सॉल्यूशन है। CuSO4 सॉल्यूशन है, इसका मतलब आपके पास आयन है Cu2 प्लस के। तो ये Cu2 प्लस के आयन, इसका एक कैथोड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो ये आयन का रिडक्शन होगा। अब आयन का रिडक्शन होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये मेटल है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, तो ये मेटल ऑक्सीडाइज होगी, Zn2 प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब Zn2 प्लस में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो ये जिंक का वेट कम होगा। जो भी आपने कंटेनर लिया हुआ है, जिंक पोर्ट लिया है, तो इसका वेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ऐसा हो एक टाइम है कि भाई ये पोर्ट लीकेज भी हो जाए और आपका कॉपर सल्फेट का पूरा सॉल्यूशन निकल जाए। इसके रिवर्स में आप सोचो तो मैंने लेना है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर का कंटेनर लेना है, तो ये रिएक्शन होगा। फिर से वही चीज, आपके पास आयन कौन सा है, Zn2 प्लस का, मेटल कौन सी है, Cu की। अब ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। और जो ज्यादा हो वो ऑलवेज आयन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आयन। और जो कम हो वो मेटल होनी चाहिए, तो रिएक्शन पॉसिबल है। पर यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे आपको मेटल दी हुई है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल फिर से लिख रहा हूं 0.34 वोल्ट और इसका -0.76 वोल्ट। तो ये आयन हो तो ही Cu मेटल ही दी हुई है मैंने आपको, कॉपर मेटल, तो आपके पास आयन है ही नहीं। और आयन नहीं है तो आयन का रिडक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं, और रिडक्शन होगा नहीं तो ये रिएक्शन आगे होगा नहीं। तो ऐसे आप कोई भी रिएक्शन के बारे में सोच सकते हो भी होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने आयरन मतलब लोखंड का कंटेनर ले लिया और उसमें मैंने सिल्वर नाइट्रेट डालना है, Fe मेटल है और मुझे क्या डालना है, AgNO3 उस कंटेनर में भरना है। तो पॉसिबल है कि सिल्वर नाइट्रेट Fe को लीकेज करके, जो आपका कंटेनर उसको लीकेज कर देगा, मतलब रिएक्शन करेगा और इसमें से निकल जाएगा। कॉस्टली होता है सिल्वर नाइट्रेट, तो हमें यह भी मालूम पड़ना चाहिए कि इसमें फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फिर से ये मेटल है और ये आयन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका +0.80 वोल्ट है और इसका Fe का -0.44 वोल्ट है। तो अभी क्या बोला, जिसका ज्यादा है वो कैथोड है, जो कैथोड है वो आयन के फॉर्म में होने चाहिए तो रिएक्शन होगा। सिंपल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो आयन के फॉर्म में होगा तो रिएक्शन होगा। और इसके रिवर्स सोच लो कि अब हमारे पास सिल्वर का कंटेनर और मुझे उसमें FeSO4 भरना है, तो चलो यहाँ पे Fe2 प्लस आयन हो गया और सिल्वर मेटल हो गई और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो मेटल ज्यादा हो तो आयन के फॉर्म में होना चाहिए और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो मेटल के फॉर्म में होनी चाहिए। और यहाँ पे उल्टा है, आपके पास Fe मेटल हो और सिल्वर आयन हो तो रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या है, Fe आयन फॉर्म में और सिल्वर मेटल फॉर्म में, तो रिएक्शन होगा नहीं, रिडक्शन होगा नहीं कम इसका, और ये आपको कंप्लीट रिएक्शन नहीं मिलेगा।
फिर कंपैरिजन आती है कि भाई कोई एसिडिक सॉल्यूशन हो और इसमें मैं कोई भी मेटल इसमें डाल दूं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा कि नहीं होगा। चलो अब ईएमएफ सीरीज अर्थात तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लास्ट यूज है प्रिडिक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ मेटल टू डिस्प्ले H2 गैस फ्रॉम एसिड। मतलब कोई मेटल को मैं एसिड में डाल दूं तो H2 गैस रिलीज करे या ना करे वो हमें समझ में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे जिंक ले लूं और इसको HCl में डुबा दूं तो और H2 गैस रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, एक क्वेश्चन आएगा, वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से समझ में आएगा। दूसरा कॉपर ले लो और उसको HCl गैस में, तो सिल्वर ले लो इसको HCl गैस में डिसॉल्व करूं तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो मैंने सीरीज आपको दी थी, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सी, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। ये नीचे वाला था, ऐसे हम लिख सकते लिथियम, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऐसे नीचे सीरीज जा रही है। इसका 0.0 वोल्ट है, इसका नेगेटिव वोल्टेज है और इसका पॉजिटिव वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया और ये आपको सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे जाओ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 से ए प्लस है ए माइनस है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 से कम है, तो हम जानते थे आगे भी कि जो वैल्यू कम है वो एनोड होगा और एनोड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये जिंक का ऑक्सीडेशन HCl में हो सकता है, तो जिंक क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक केस में HCl H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, Zn2HCl गिव्स ZnHCl2 प्लस H2। Zn को हम HCl में डिसॉल्व करें तो ZnCl2 बनेगा, आयन के फॉर्म में हम लिखे तो Zn2 प्लस बनेगा, 2H प्लस का वो रिडक्शन ऐसे कर देगा। तो इन शॉर्ट EMF सीरीज में जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन से कम है, वो HCl के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अब ये हाइड्रोजन से इसका EMF ज्यादा है, तो एक केस में HCl क्या कर सकता है, एनोड हो सकता है। HCl मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हो सकता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हो तो H2 हो तो ही रिएक्शन करेगा। H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। H प्लस का एक केस में रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। आपने आगे देखा कि भाई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी ऐसे मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे Cu का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, ज्यादा है, लार्ज है अथवा तो हाई है कंपेरेटिवली इसके। और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई वो आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयन होना चाहिए। यहाँ पे कॉपर मेटल है, तो आपको याद ये रखना है कि जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव हो या तो EMF सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो, वो HCl में, HCl है तो कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल मेटल्स लाइंग अबाउट द हाइड्रोजन in electrochemical series can liberate H2 gas, and the metal lying below hydrogen in electrochemical series can not liberate hydrogen gas। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हो कि भाई आपको HCl के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल जो इसके यूज है वो हम फिर से लिख रहे हैं, खाली यूज पूछे EMF सीरीज के एप्लीकेशंस, तो आपको एप्लीकेशंस लिखनी होती है।
और एमसीक्यू में फिर से एक एक के छोटे छोटे एमसीक्यू रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये पूरा फिर से खाली मेन पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट ये है कि कंपेयरिंग द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। मतलब आपको बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस दे दिए हो 1 2 3 4 5, तो इसका रिड्यूसिंग पावर तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का आप कंपेरिजन कर सकते हो। स्पीसीज मतलब आयन भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, कोई भी इसका आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो एक पॉइंट है। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सपोज मैंने इसमें से कोई दो ले लिए और आपको बोला कि इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दो। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका बनता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब सेल पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी बात, predicting the feasibility of redox reaction। redox reaction होगा कि नहीं होगा उसका भी आप डिस्कशन कर सकते हो। भाई कोई मेटल को किसी और मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखा हुआ है या तो कोई कंटेनर ले लिया है और उसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। और लास्ट में है प्रिडिक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ मेटल्स टू डिस्प्लेस H2 गैस। मतलब कोई एसिड में आप मेटल डालो तो H2 गैस लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये पहला पॉइंट है कंपेयरिंग द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतने का मैंने दे दिया है आपको और पूछा कि अरेंज द मेटल्स इन देयर ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। उसको अपने रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से अरेंज करना है। तो आगे पढ़ा है ऐसा, ई नॉट रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिड्यूसिंग पावर। मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, सिंपल। तो ये पहले -2.93 ये सबसे कम है तो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, तो K आएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, तो ये 2.37 मैग्नीशियम आ रहा है। मैग्नीशियम का रिड्यूसिंग पावर इससे सेकंड ऑर्डर में आएगा और इसके बाद मैग्नीशियम हो गया। और ये आ रहा है क्रोमियम, तो क्रोमियम लिखेंगे। चलो इसके बाद 0.79 मर्क्यूरी आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, सिल्वर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स रिड्यूसिंग पावर ऐसा हम लिख सकते हैं, सिल्वर, मर्क्यूरी, क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो ऐसे हमें आंसर देना है, एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्ले ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। मतलब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। तो इसको आपको ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है कि कोई एक मेटल ले लो तो इसके बाद जो भी अरेंजमेंट करो उस सभी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में रिएक्शन डिस्प्ले मतलब रिएक्शन करे, डिस्प्ले ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। तो ऐसी कौन सी मेटल है कि बाकी सबके सॉल्ट मतलब इसका ये Al2SO4 3 होता है, इसका CuSO4 ले लो, इसका FeSO4 ले लो, MgCl2 या तो MgSO4 ले लो और इसका ZnSO4 ले लो। तो मुझे एक मेटल ऐसी पहले ऑर्डर सिलेक्ट करना है कि पहली मेटल ऐसी होगी किसी भी सॉल्ट के सॉल्यूशन में ले लो तो रिएक्शन करेगी। तो मैंने पढ़ाया था कि हमें मेटल और आयन
मेटल एसिड सिलेक्ट करनी है, रिएक्शन करवाना है, तो अगर आपको रिएक्शन करवाना है तो मेटल एसिड सिलेक्ट करने के जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये दूसरे आयन के सॉल्ट में हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आयन के सॉल्यूशन में रिएक्ट करेगी। तो इसमें अब आपको ये सीरीज भी याद करनी होती है, या तो इसके वैल्यूज दे दी जाती है, मैंने यहाँ पे नहीं दिया तो ये सीरीज याद करो, लिथियम लिपो मेल जी आ को नी ले हा को सी। बोलो फर्स्ट कौन सी मेटल ऐसे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? तो यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ, एक तो एफ दिया हुआ है, दूसरा कॉपर दिया हुआ है, Fe कॉपर, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कॉपर Fe, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और जिंक दिया हुआ, जिंक, एल्यूमिनियम कॉपर Fe, मैग्नीशियम और जिंक। तो देखो इसमें सबसे लेस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीशियम का, मतलब मैग्नीशियम इसमें से किसी के भी सॉल्ट में रखो, किसी के भी सॉल्ट में, तो वो इस सॉल्ट में डिस्प्लेसमेंट करेगा, रिएक्शन देगा। किसी भी सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखो मैग्नीशियम रिएक्शन देगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन इसके बाद की किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन में, किसी के भी सॉल्ट सॉल्यूशन में वो ऑक्सीडाइज होगा, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसके बाद एक ऐसी मेटल सेलेक्ट करो कि जो इसके बाद वाली सभी मेटल के सॉल्ट में रिएक्ट करे पर मैग्नीशियम के साथ ना करे। तो इसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है? एल्यूमिनियम। अगर मैं इसके बाद एल्यूमिनियम लिखूं तो एल्यूमिनियम सल्फेट में मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, पर मैग्नीशियम सल्फेट में एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब एल्यूमिनियम का इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा नहीं। तो ऐसे ही मुझे ऑर्डर लिख देना है। अब एल्यूमिनियम किसके सॉल्ट में रिएक्ट करेगा? बाकी के सब। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिंक आता है, तो एल्यूमिनियम को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में मैं रखूं तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, पर एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रिएक्ट नहीं करेगा। सेम में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर कॉपर। तो ऐसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में किसी भी मेटल को रखो रिएक्ट करेगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कोई भी मेटल रिएक्ट करेगी। FeSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी के आगे के तीनों करेंगे। तो ऐसे मुझे एक ऑर्डर मिल जाएगा। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये EMF सीरीज का यूज करो तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, वो हमें मालूम पड़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स in which of the following vessel 1 molar solution of FeSO4 iron 2 sulfate can be stored? A है कॉपर, B है जिंक और C है एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन सेम हो गए यहाँ पे। स्टोर हम स्टोर कर सकते, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा ऐसा वेसल्स ढूंढना है। हमारे पास FeSO4 का सॉल्यूशन है और इसमें से मैं किसको रखूं? कॉपर के वेसल्स में FeSO4 को रखूं, अथवा तो जिंक के वेसल में रखूं, अथवा तो एल्यूमिनियम के वेसल्स में। तो किसके साथ FeSO4 रिएक्ट नहीं करेगा? जिसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो वेसल्स हम यूज कर सकते हैं, बाकी का कोरोजन होगा तो ये वेसल्स हम यूज नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे ढूंढना क्या होगा? Fe आयन है,
बाकी के 3 मेटल्स है कॉपर, हमें सीक्वेंस भी एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर, ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेंगे। तो ये मेटल है, ये भी मेटल, ये भी मेटल। तो सीरीज याद कर लो, लिथियम पोटेशियम लिपो में अल जी आ को नी ले ह ओ सी। तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो जो मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, उसी मेटल में वो रिएक्ट करेगी। जो मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसमें Fe आयंस रिएक्ट नहीं करेगा। मेटल उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसमें Fe आयंस रिएक्ट नहीं करेगा। जिसका कम है उसमें वो मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो आयन का ऑक्सीडेशन हो सकता है। ज़्यादा है वो आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे याद कर लेते, चलो पहले एल्यूमिनियम आ रहा है, बाद में जिंक आ रहा है, फिर Fe जो हमारा आयंस है, और कॉपर। तो ये आयंस के आगे वाले जो मेटल है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है, लेस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है, पर यहाँ पे कॉपर, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर आयन होना चाहिए और Fe मेटल हो तभी रिएक्शन होगा। तो ये आंसर आएगा कॉपर वेसल्स। कॉपर वेसल में आप Fe को भरो, कॉपर वेसल में आप फेरस सल्फेट को कॉपर के कंटेनर में भरो तो कुछ नहीं होगा, दूसरे कोई भी कंटेनर में भरो तो रिएक्शन होगा। तो ऐसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अब तक हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिस्कशन किया। अब इसके बाद नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा तो उसका सेल पोटेंशियल कैसे ढूंढना है, उसमें नॉन इक्वेशन आएगा तो उसका डिस्कशन करेंगे। चलो थैंक यू।